हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 23 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, मंथली पेड पैकेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये हैंडआउट आ गया है। ये इंग्लिश में देखिए आप, ये पूरा हैंडआउट है, जो भी टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी ये पूरी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है डैम चौक सेक्टर के बारे में।
डायरेक्टली आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। डैमचौक सेक्टर कहां पर लोकेटेड है, याद रखना लद्दाख में ये हम लोग को देखने को मिलता है। डैमचौक सेक्टर, यहां पर इसकी लोकेशन आप ये मैप में देख सकते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, विवादित क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र के पास में चारदिंग नल्ला और इंडस नदी का संगम हम लोग को नजर आता है, कॉन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। ग्रेटर सीनो इंडियन बॉर्डर का ये पार्ट है और ये जो टेरिटरी है डेमचुक, इस टेरिटरी पर इंडिया और चाइना दोनों ही क्लेम करते हैं। अब ये टेरिटरी न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि चाइना का एक सोल्जर है गाइस, वो यहां पर आ गया था इस क्षेत्र पर और इंडियन सोल्जर्स ने उसको पकड़ लिया था और अभी एट प्रेजेंट इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर को जो है वो सौंप दिया चाइना को, राइट। तो इसको लेकर ये न्यूज में था, हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेन चीज आपसे इसकी डायरेक्ट लोकेशन पूछी जाएगी, इसकी लोकेशन के बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए कि यहां पर लद्दाख में हम लोग को देखने को मिलता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये, ना इंडिया के अंदर आती है ना चाइना के अंदर आती है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है, दोनों ही कंट्री इसको क्लेम करती है, राइट। और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक छोटा सा टॉपिक था, हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड वेसल्स ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स की यहां पर बात हो रही है। देखो आपको नाम से ही बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर वेसल्स की बात हो रही है। वेसल्स क्या होते हैं गाइस, वेसल्स यानी कि शिप होते हैं, राइट। शिप्स हो गए, पानी के जहाज हो गए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स, मतलब कि यहां पर ये इस एरिया पर बैठकर अथॉरिटीज जो है वो ये इंश्योर करेंगी कि इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, जहां पर जैसे कि ये सफेद पट्टी मान के चलो कि यहां पर अगर शिप आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करेगी कि शिप का ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल तरीके से देखने को मिले, यानी कि यहां पर एकदम ज्यादा ट्रैफिक ना हो जिसके चलते किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो, राइट। कि स्मूथली जो है वो शिप्स वगैरह फ्लो कर सके, जा सके, इसका मूवमेंट हो सके, तो इसको इंश्योर किया जाएगा, इसको ट्रैक किया जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर मान लेते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया जो है वो हौश पौश हो गया थोड़ा सा, यहां पर 3-3 शिप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि एक शिप जो है वो और हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है कि वो आ रही है। तो अब ये वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करेगा, इस शिप को जो है वो रोक देगा, यहां पर उसको जो है वो वायरलेस के थ्रू जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप अभी थोड़ी देर यहां पर रुकिए जब तक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, राइट। जैसे कि किसी प्रकार की हॉट स्पॉट सिचुएशन डेवलप ना हो, तो यहां से ट्रैफिक को पूरा कंट्रोल किया जाएगा, शिप्स वगैरह को निकाला जाएगा, फिर इसको अलाउ किया जाएगा यहां पर आने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से एक जो मूवमेंट है शिप्स का वो प्रॉपर फ्लो में हो सके, तो इसको इंश्योर करेगा ये सिस्टम, वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। अरे जैसे आपने एटीसी के बारे में सुना होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राइट। तो जिसमें प्लेन्स वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, मतलब वो एटीसी के थ्रू जो पायलट वगैरह होते हैं वो पहले एटीसी से बात करते हैं और एटीसी से वो क्लियरेंस मांगते हैं कि रूट क्लियर है कि नहीं है, क्या मैं लैंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो एटीसी जो है वो उनको बोलते हैं कि हाँ अब पूरी चीज क्लियर है, आप लैंड कर सकते हैं। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लेन जो है वो थोड़े समय तक हवा में ही जो है वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको जो है वो प्रॉपर रूट नहीं मिलता लैंडिंग का, या फिर प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है लैंडिंग के लिए, और वो स्पेस कौन ऑफर करते हैं, एटीसी ऑफर करते हैं। वैसे ही ये जो वीटीएमएस जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, ये इस प्रकार से वेसल्स को हैंडल करेंगे कि किसी प्रकार का शिप्स वगैरह के मूवमेंट में कोई ट्रैफिक एकदम से ना हो और मूवमेंट जो है शिप्स वगैरह का वो स्मूथली फ्लो हो सके, राइट, या फिर स्मूथली हम लोग को देखने को मिल सके। समझ में आ गई आपको ये बात है? तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में आपको जानना है, इसकी बस एक जानकारी होनी चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम लोगों ने खुद ने इंडिया के अंदर बनाए, इंडिजीनियसली मेड ये सॉफ्टवेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्वदेशी सॉफ्टवेयर है ये, राइट, जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी इसको, या शिपिंग मंत्रालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या डिटरमाइन करेगा, वेसल की पोजीशन जो मैंने भी आपको बताई, पूरा एक्सप्लेन किया, राइट। साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग जो होती है, यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि वेदर वगैरह जो है वो खराब हो रहा है समुद्री, तो उस समय भी शिप्स वगैरह को जो है वो एडवांस में यहाँ से इस एरिया से इस सपोर्ट सिस्टम से जो है वो उनको बता दिया जाएगा पहले से ही कि यहाँ पर वेदर थोड़ा खराब हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग जो है वो उनको गाइड किया जाएगा, राइट। और साथ ही साथ मैनेज किया जाएगा ट्रैफिक का पोर्ट्स के अंदर, यानी कि जब भी कोई पोर्ट्स के पास अगर कोई शिप वगैरह आते हैं तो पूरे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये पूरा सिस्टम हम लोग को देखने को मिलेगा इस प्रकार का। और ये जो वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है गाइस, तो ये मैंडेटरी होता है आईएमओ कन्वेंशन के अंदर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन के तहत। और ये कन्वेंशन जो है वो 16 है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, क्योंकि यहां पर इंश्योर ये भी करता है ये सिस्टम कि जो लाइफ है समुद्री रीजन पे वो सेफ रहे, यानी कि लाइफ की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और कैसे ये लाइफ की सेफ्टी को इंश्योर करता है, जैसे कि कई बार वेसल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, वेसल एक है, जहाज एक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो ये जहाज जो है वो क्या कर सकता है, इनसे कांटेक्ट कर सकता है, वीटीएमएस से कांटेक्ट कर सकता है इस जहाज का सेलर,
और उस अकॉर्डिंग ये VTMS जो है वो इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। अगर सिचुएशन खराब होती है तो यहां से ये रिलीफ असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना। जैसे कि कई बार आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, जैसे कि एक धमाल करके मूवी है, उसमें एक इंटरेस्टिंग सीन हम लोग को देखने को मिलता है कि वो उनको प्लेन चलाना नहीं आता, तो फिर वो ATC से मदद मांगते हैं कि क्या करना है, राइट। वैसे ही यहाँ पर सेलर्स वगैरह को अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो भी मदद मांग सकते हैं, या फिर इनको अगर ऐसा लगता है VTMS को कि वहां पर उस क्षेत्र के आसपास जिस क्षेत्र पर शिप है वहां पर कुछ खतरा है, तो वो फिर उनको गाइड कर सकते हैं शिप के सेलर को, राइट, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बातें? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। IND स्प्रिंग बोर्ड की यहां पर बात हो रही है। गाइज ये एक इनिशिएटिव है इंडियन बैंक्स का और IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल का। ये इनिशिएटिव फंडिंग ऑफर करेगा स्टार्टअप्स को। सिंपल सी चीज आपको याद रखना है, IND स्प्रिंग बोर्ड जो है ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप को फंडिंग ऑफर करने के लिए तैयार किया गया है। IIT MIC जो हम लोग को देखने को मिलती है, IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल, ये क्या करेगी, ये रिफर करेगी स्टार्टअप्स को, यानी कि जो भी स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं प्रूवन टेक्नोलॉजी के, यानी कि जिन स्टार्टअप्स के पास पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो उन स्टार्टअप्स को रेफर किया जाएगा बैंक्स तक, और बैंक जो है वो उन स्टार्टअप्स को लोन्स वगैरह ऑफर करेगी, और लोन 50 करोड़ रुपए तक का एक पर्टिकुलर स्टार्टअप को ऑफर किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बस ये आपको जाननी है, बस बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उससे ज्यादा और आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब गाइज यहां पर बात हो रही है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो जो काम की चीज है वो अपन देख लेते हैं, जो चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सबसे पहली तो सिंपल सी चीज ये पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहां पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना के अंदर हम लोग को ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है आज की डेट में। इससे पहले ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, क्योंकि 2014 से पहले तेलंगाना स्टेट हम लोग को नहीं देखने को मिलती थी। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनकर आई, आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हम लोग को देखने को मिला था, और तेलंगाना नई स्टेट हम लोग को देखने को मिली, है ना, आपको पता होगा इसके बारे में। और उस समय पहले के समय पे जब ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर था, तब इस प्रोजेक्ट का नाम प्राणहिता चेवला प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग को देखने को मिलता था। प्राणहिता इसलिए क्योंकि यहां पर प्राणहिता नदी हम लोग को देखने को मिलती है। प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है ये प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम पर हुई है, राइट, कॉन्फ्लुएंस पर हम लोग को देखने को मिली। तो इसके बारे में आप लोग को एक पता होना चाहिए कि प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम पर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्ट गोदावरी नदी के ऊपर है, और उस समय आंध्र प्रदेश के अंदर प्राणहिता चवेला प्रोजेक्ट के नाम से ये जाना जाता था। आज की डेट में इसको कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जब से ये तेलंगाना आई है तो तेलंगाना ने इसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो रख दिया है, राइट। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है गाइस? तो देखो, तेलंगाना में कुछ ऐसे एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसी टेरिटरी है जहां पर सूखा हम लोग को नजर आता है, यानी कि वहां पर पानी की समस्या है, राइट। तो ऐसी टेरिटरी जहां पर पानी की समस्या है, वहां तक पानी जो है वो प्रोवाइड कराना। और पानी कैसे मिलेगा? तो इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू जो बाढ़ का पानी हम लोग को गोदावरी नदी का देखने को मिलता है, तो इस बाढ़ के पानी को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा ऐसे एरियाज पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू ऐसे एरियाज पर जहां पर सूखा हम लोग को नजर आता है, ड्रॉट हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बातें? ये प्रोजेक्ट जो है गाइस, ये आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के तौर पर ये प्रोजेक्ट हम लोग को नजर आएगा, देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है वो मिशन काकतीया और मिशन भागीरथ को भी सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि ये दोनों मिशन जो है गाइस, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पीने का पानी काफी सारे विलेजेस को प्रोवाइड कराना और टैंक्स की कैपेसिटीज को इंप्रूव करना, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को इंप्रूव करना, कि ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी जो है वो स्टोर रहे, जिससे कि पानी की समस्या किसी क्षेत्र पर, स्पेशली किसी गांव वगैरह के रीजन पर ना हो पाए, राइट। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट और क्या क्या बेनिफिट देगा? तो देखो, एग्रीकल्चर में डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बेनिफिट देगा, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड कराएगा, राइट। पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। तो 38 लाख से ज्यादा एकड़ का जो एरिया है वहां पर सपोर्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड कराएगा ये प्रोजेक्ट। साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज के लिए पानी की समस्या को दूर करेगा, सप्लाई करेगा ड्रिंकिंग वाटर को हैदराबाद और सिकंदराबाद में, और ये वेरियस हम लोग को पाइपलाइंस का नेटवर्क देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ स्टोरेज टैंक्स की सीरीज हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि स्टोर किया जाएगा पीने का पानी इस प्रोजेक्ट के तहत। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट और काफी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। एंड ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे की बात करें गाइस, तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी रिसेंटली कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने
एनवायरमेंटल क्लियरेंस होने से पहले ही अपने काम को जो है वो शुरू कर दिया था। यानी कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला था और इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू हो गया था, राइट, बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले। अब गाइज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है, हमने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर पढ़ा था इस टॉपिक को, राइट। तो मैं चाहूंगा ये जो ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर अगर आपने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के टॉपिक को नहीं देखा है तो 13 सितंबर 2020 के लेक्चर में आप जाइए अपने इस वीडियो के, यानी कि जो चैनल है अपना करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इस चैनल के 13 सितंबर के वीडियो पे आप जाइएगा। उस 13 सितंबर के वीडियो पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको इंडेक्स मिल जाएगा। उस इंडेक्स में बाकायदा मैं टाइम वगैरह मेंशन करके रखता हूं कि किस टाइम को आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा, यानी कि उस वीडियो का के किस टाइम के अंदर, यानी कि किस टाइम में वो टॉपिक आपका शुरू होगा। तो आप एक बार इंडेक्स देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो मैं आपके लिए ये पूरी चीज इजी करके यहाँ पर रखता हूँ। कौन सी डेट है? 13 सितंबर। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 13 सितंबर आप यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। तो जो भी सबसे पहला वीडियो होगा वो अपना ही ये वाला होगा सर्च लिस्ट के अंदर, और इस वीडियो के अब वो कितने मिनट पे आपको जाना है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर इंडेक्स आप देखेंगे, वहां पर ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नाम का टॉपिक है, ठीक है, वो जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की काफी उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये टॉपिक देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का, तो जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो देखो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम से आप थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट है, जैसे मुझे यहाँ पर इस जमीन के ऊपर एक फैक्ट्री शुरू करनी है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री शुरू करने से पहले मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र पर हो सकता है कि मैं इस फैक्ट्री को डालूं और यहां पर इस क्षेत्र पर रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, यानी कि पूरा एनवायरमेंट वगैरह जो है, जीव जंतु जो है, उनको कुछ नुकसान हो सकता है। तो ऐसा एनवायरमेंट को किसी प्रोजेक्ट से नुकसान ना हो, इसलिए पूरा असेसमेंट होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है। और उस असेसमेंट के बाद किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाता है और फिर वो कोई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो सकता है। बट यहां पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिला था और ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, यानी कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी थी, स्टार्ट हो गया था ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले ही। तो ये वाली चीज है गाइस, तो ये एक इशू है। जनरली हम लोग देखते हैं कि पहले जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है और उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू होता है कोई भी, बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ, रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ, राइट। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना होने वाले नुकसान की मात्रा का अब आकलन करना है, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो अब पूरा सर्च किया जाएगा, जांच होगी, पूरी आकलन होगा कि ये जो प्रोजेक्ट जो शुरू हो गया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले ही, तो इस प्रोजेक्ट ने शुरू होते समय, यानी कि जब ये ऑपरेशन में था, तो उस ऑपरेशन में कहीं किसी प्रकार की हानि तो नहीं हुई है एनवायरमेंट को, इसका असेसमेंट अब कंडक्ट किया जाना है। इसके अलावा 7 मेंबर्स की कमिटी का प्रपोजल रखा गया है कि एक 7 मेंबर्स की कमिटी हम लोग को देखने को मिल सकती है, जहां पर एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी की ही ये मेंबर्स हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे और ये पूरा एनालाइज करेंगे पूरे प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले ही शुरू हो गया है, तो इस प्रोजेक्ट ने कहीं एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, कि किसी तरीके से खतरा तो नहीं है इस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट को। तो ये पूरी चीज अब एनालाइज की जाएगी और फिर आने वाले समय में हम लोग को शायद देखने को मिल सकता है इनकी रिपोर्ट वगैरह भी, तो अब हम लोग उस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये बस जनरल जानकारी होनी चाहिए थी एनजीटी के इस ऑर्डर के बारे में, और एनजीटी ने बताया कि इस प्रकार की चीज हुई है कि कोई एक प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले ही शुरू हो गया है, वो है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पर काम की बात जो जानना था वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड जानना था, और स्पेशली ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को जरूर देख लेना, यही इस टॉपिक से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है ये पूरे टॉपिक तो पढ़ के चले जाएंगे, बट उनने आपसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछ लिया फिर, या एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में पूछ लिया फिर, राइट। तो इसलिए पूरी चीज करके जाओ, तभी जो है वो सक्सेस हासिल होगी, और वो पूरी चीज मैं कवर करा चुका हूं ऑलरेडी, आपको वो टॉपिक पढ़ा चुका हूं। और ये वाली चीज काम की थी जो अपन ने पहले ही, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये टॉपिक बताने से पहले ये वाली चीज पहले करा दी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर होगी। आयुष्मान सहकार स्कीम की यहां पर बात हो रही है। देखो नाम में ही पूरी चीज मेंशन्ड है, सहकार लिखा हुआ है। सहकार यानी कि कोऑपरेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स होता है, राइट। तो इसका नाम पढ़ के ही आपको एक चीज क्लियर ये रखनी है कि ये स्कीम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद करने से रिलेटेड, सहायता करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये स्कीम किसके लिए है? स्पेशली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और दूसरी चीज इस स्कीम का नाम पढ़ते सही आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये स्कीम जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगी, बढ़ाएगी।
और तीसरी चीज, गांव क्षेत्रों में हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाने से रिलेटेड, एनहांस करने से रिलेटेड ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तीन चीज याद रखना, ये स्कीम कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, ये स्कीम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करेगी, यानी कि इस स्कीम के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को मदद प्रोवाइड की जाएगी। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो गांव क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो ऑफर करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो ये वाली एक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और इसके बाद जब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा स्कीम के, तो आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस स्कीम को किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। इस स्कीम के फीचर्स की बात करेंगे, मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो ये लोन्स ऑफर करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मदद के तौर पर ये लोन प्रोवाइड करवाएगी, एक्सटेंडेड लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको लोन मिल सके। और ये लोन जो है वो एक फंड के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, एक फंड अलग से जो है वो क्रिएट किया जाएगा, और इस फंड में जो पैसा होगा वही पैसा लोन के तौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाएगा। यहां पर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग को देखने को मिलेंगी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है इस स्कीम का बेनिफिट पाने के लिए, बट शर्त सिर्फ इतनी है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटी का, यानी कि उसने हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज में जो है वो काम किया हो। तो ऐसी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इस फंड का उपयोग कर सकती हैं, इस फंड के तहत उनको सहायता प्रोवाइड की जा सकती है लोन्स वगैरह के थ्रू। और इसमें एनसीडीसी भी इवन हेल्प प्रोवाइड कराएगी, असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। इन कोऑपरेटिव्स को डायरेक्टली भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। ये स्कीम जो है वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड कराएगी, मार्जिन मनी भी प्रोवाइड कराएगी, जिसके चलते कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, जो भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस समय उनको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, राइट। इसके अलावा ये जो स्कीम है 1% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड कराएगी वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स को, यानी कि एक कोऑपरेटिव है जहां पर ज्यादा मेंबर हम लोग को महिला देखने को मिलती है, महिलाओं की मेंबर्स में हम लोग को मेजोरिटी देखने को मिलती है। तो ऐसी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन मिल रहा है, तो उस लोन पर भी 1% की इंटरेस्ट सबवेंशन, आप इसको इंटरेस्ट सब्सिडी कह सकते हो, 1% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो उनको मिल जाएगी, यानी कि यहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी की भी मदद प्रोवाइड की जा रही है ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि वुमेन मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लियर है, यहां तक पूरी बात है। आगे की चर्चा करें। अब यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्यों, तो देखो गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑलरेडी सक्सेसफुली हमारी कंट्री के अंदर 52 हॉस्पिटल्स को चलाया है, संचालन किया है, और इन 52 हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ हम लोग को 5000 से ज्यादा की देखने को मिल रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सक्सेसफुली हॉस्पिटल के संचालन के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है, राइट। और इनका जो प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गांव क्षेत्रों में इनकी मदद से हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटीज वगैरह जो है वो एनहांस हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और आज की डेट में कोरोना वायरस के समय पर ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट करें। तो ये इस प्रॉब्लम में भी, यानी कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी मददकारी होगी ये वाली स्कीम, आयुष्मान सहकार स्कीम, राइट। साथ ही साथ एनसीडीसी की जो ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ये इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है, उसका एक इनिशिएटिव है, जिसके चलते ये फार्मर वेलफेयर एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये फार्मर वेलफेयर एक्टिविटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको भी, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को भी स्ट्रेंथन करने में ये मदद करेगी। अब इस फार्मर वेलफेयर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि फार्मर्स गांव क्षेत्र में रहते हैं। अब गांव क्षेत्रों में अगर फार्मर्स के लिए अगर हॉस्पिटल्स वगैरह खुल जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि फार्मर्स को काफी ईजी हो जाएगा हॉस्पिटल का एक्सेस करना, राइट। और क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स वगैरह जब जाना होता था तो उनको शहर वगैरह जाना पड़ता था, दूर जो है वो ट्रैवल करना पड़ता था, तो ये वाली प्रॉब्लम्स उनके लिए नहीं आएगी। तो हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, इवन मेडिकल कॉलेजेस भी यहाँ पर खुल जाएंगे। तो ऐसी फैसिलिटीज मतलब गांव क्षेत्र के अंदर फार्मर्स को मिलेगी, गांव वालों को मिलेगी, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा हमारे रूरल इंडिया के लिए। तो ये वाली चीज भी है एक अच्छी, जो कि हम लोग को देखने को मिलेगी कि रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटी को एनहांस करने से रिलेटेड ये स्कीम है। तो मेंस के लिए ये स्कीम जरूर याद रखना, क्योंकि मेंस में भी आप इस स्कीम का उपयोग कर सकते हो, कि अगर आप स्कीम्स का, पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करोगे मेंस में, तो जो भी आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ यार वाकई में आपने पढ़ाई करी और आपकी जो तैयारी है वो वाकई में एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की है। क्योंकि वो मैंने आपको कल भी बताया था कि डिफरेंस सिर्फ वही हो जाता है आंसर में, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो आंसर लिखते हैं वैसा आपको आंसर नहीं लिखना है, आपके आंसर में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप एक ऑफिसर हो,
राइट, यानी कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की, कलेक्टर बनने की, आईएएस आईपीएस बनने की, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके आंसर्स में। वो कब होगी? जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो, राइट, क्योंकि पूरा कंट्रोल, आप कलेक्टर बनोगे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होगा, कंट्रोल में होगा, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर चलाने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ये सब चीजें अगर आप ज्यादा मेंशन करोगे तो आंसर आपका काफी अच्छा बनेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन आना है मेंस में, राइट, कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड आना है, रूरल इंडिया से रिलेटेड आना है कि रूरल इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो आप ये सब स्कीम भी अगर लिख देंगे ना कि इस स्कीम के तहत देखिए अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी वहां पर रूरल इंडिया में बढ़ावा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक स्टेप है सरकार का कि रूरल इंडिया में सिचुएशन जो है वो ठीक हो सके, स्पेशली हेल्थ केयर की, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार से आपको मेंशन करना है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है उसी की लाइन में ही हम लोग को ये वाली भी स्कीम देखने को मिल रही है, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में इस चीज को मेंशन किया गया था कि सभी डायमेंशंस में इन्वेस्टमेंट करना है हेल्थ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ केयर सर्विसेज का है, एक्सेस टेक्नोलॉजी का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो मिलना चाहिए, डेवलप करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को, इंकरेज करना है मेडिकल प्लूरलिज्म को। ये देखिए आप ये वाली चीज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ऑफर की जानी चाहिए फार्मर्स को। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब फार्मर्स को एक्सेस मिल सकेगा उन्हीं के गांव में, राइट, हॉस्पिटल्स वगैरह का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की लाइन पर भी ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि रूरल एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेकर आएगी, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब यही था अपना पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब चाइना ताइवान रिलेशंस की यहां पर बात हो रही है गाइज। इस टॉपिक के अंदर जो एक्चुअली में ये जो टॉपिक जो न्यूज में आया था वो अपने इतने काम का नहीं है। ये एक्चुअली इंडिया और ताइवान के बीच में अभी ट्रेड डील जो है वो शुरू हो रही है, उस पर बातचीत जो है वो शुरू हो रही है, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड पर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर चाइना थोड़ा सा खुश नहीं है, तो उसने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं, बट वो अपने लिए काम का नहीं है। मेनली अपन दो चीज देखेंगे, इंडिया और ताइवान के रिलेशन कैसे हैं और चाइना और ताइवान के रिलेशन कैसे हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि ताइवान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट। अच्छा, मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये पढ़ाया भी था इवन कि चाइना और ताइवान के बीच में ये जो एरिया है जिसको अपन स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है, राइट, तो वो वाला एरिया स्ट्रेट का होता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन ये है आपका बहुत ही सिंपल सा है, इस स्ट्रेट का नाम बताइए कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है, राइट। क्या किस नाम से हम लोग इस एरिया को जानते हैं, इस स्ट्रेट को जानते हैं? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो सबसे पहले तो इंडिया और ताइवान के रिलेशन की बात करें तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अभी इंडिया और ताइवान के बीच में ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और इंडिया और ताइवान ने 2018 में ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को साइन कर लिया था। इंडिया और ताइवान की जो ट्रेड है वो एक्सपेंड होती हुई उसके बाद से हम लोग को नजर आई, बढ़ती हुई नजर आई, और काफी सारी ताइवान कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर किया हुआ है। तो काफी सारी ताइवानीज फर्म्स हैं जो कि रेगुलरली इन्वेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर करती हैं। और इंडिया और ताइवान की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने एक दूसरे के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो सेटअप नहीं करते हैं, डेवलप नहीं करते हैं, बट फिर भी इनके ट्रेड रिलेशनशिप हम लोग को आपस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चाइना ताइवान रिलेशंस को देखें गाइस, तो चाइना ने क्लेम किया है कि ताइवान जो है वो चाइना की टेरिटरी है और इसने वन चाइना पॉलिसी के थ्रू किया है। एक्चुअली जब चाइनीज सिविल वॉर हम लोग को देखने को मिला था तो उस समय जो नेशनलिस्ट थे चाइना के अंदर, उन नेशनलिस्ट को भगा दिया था चाइना ने इस आइलैंड में 1949 में। और उस समय इसने कहा था कि ये जो जब भी लगेगा चाइना को कि ताइवान जो है उसके ऊपर इसको रूल करना है, कंट्रोल करना है, तब चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर रूल कर सकती, कंट्रोल कर सकती। तो ये चीज की वन चाइना पॉलिसी में हम लोग को देखने को मिली थी। और इंडिया जो है गाइस सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है वन चाइना पॉलिसी को, चाइना की 2010 के बाद से, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और चाइना जो है ताइवान की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि ताइवान जो है वो ज्यादा ट्रेड जो है वो चाइना से ही करती है। और इनका जो ट्रेड था 2018 में $226 बिलियन US का इन टोटल देखने को मिला था। तो ये अपने लिए काम का नहीं है, राइट। और ताइवान जो है गाइस ये ट्रेड सरप्लस पर हम लोग को देखने को मिलती है चाइना से। अब ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख कर बताएंगे। मैंने कई बार आपको ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको इसका ट्रेड सरप्लस की डेफिनेशन मांग रहा हूं, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहा हूं।
मुझे चाहिए कि जो बुक्स वगैरह में जो डेफिनेशन लिखी होती है वो डेफिनेशन आप पढ़ें और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें। राइट, मैं इसलिए बुक की डेफिनेशन आपसे मांगता हूं क्योंकि कई बार ऐसी जो सिंपल सिंपल जो टर्म्स होते हैं ना, उनकी मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेशन प्रॉपर आप देखो और थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे टर्म्स की अगर आप अच्छी डेफिनेशन लिखते हो बुक में जो दी गई है तो आंसर आपका काफी अच्छा बनता है मेंस का। तो ट्रेड सरप्लस के तौर पर हम लोग को ये देखने को मिलती है चाइना के साथ ताइवान। और ताइवान जो है गाइस ये सेल्फ गवर्नड कंट्री है, एक ऑटोनॉमस कंट्री के तौर पर आप इसको बोल सकते हो कि एक ऑटोनॉमस इसका पूरा रूल हम लोग को देखने को मिलता है ताइवान का। राइट, बट ये इसने कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस को फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया है मेनलैंड चाइना से, यानी कि इसने कभी भी नहीं कहा है कि ये चाइना से अलग कंट्री है, बट ये एक ऑटोनॉमस क्षेत्र के तौर पर काम करती है, कार्य करती है। और चाइना के अंदर वन कंट्री टू सिस्टम्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, मैंने जैन 2 जुलाई की पीडीएफ को अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक, और उस टॉपिक के वीडियो पे आप चले जाइएगा। जैन 2 जुलाई वाले जो जिस भी डेट पे मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वन कंट्री टू सिस्टम जो फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावना हो जाती है। फिर इसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी पहले कवर करा चुका हूं ये वन कंट्री टू सिस्टम का फॉर्मूला, बट वो दूसरे किसी चैनल पे है जिस चैनल पे मैं आप लोग को पहले पढ़ाया करता था। बट ये जो अब चैनल है ये अपना ही चैनल है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, और इसी पर ही आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलेंगे। राइट, तो जो पुराना जो चैनल था तो वहां पर जो है वो आप खुद ही लोग जानते हैं, काफी सारे जो मुझे फॉलो करते हैं, कि अब मैं नहीं हूं वहां पे एसोसिएटेड, तो बट फिर भी लेक्चर्स वगैरह वहां पर मेरे अभी भी अवेलेबल हैं। तो आप कुछ मत करो, आप जैन 2 जुलाई की अपनी पीडीएफ पे इसको सर्च कर लेना वन कंट्री टू सिस्टम को, तो आपके सामने जो है वो सर्च जैसे ही आप करोगे ना तो आपको वो खुल के आ जाएगा, यानी कि पता लग जाएगा कि उस पीडीएफ में कहां पर है ये वन कंट्री टू सिस्टम, क्योंकि पीडीएफ में सर्च वाला ऑप्शन होता है ना, तो वर्ड सर्च वाला, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और जहां पर भी ये टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक के डेट पे आप चले जाना, क्योंकि मैंने डेट वाइज पूरी चीज अरेंज करके आपको दी हुई है। तो उस डेट पे आप जाओगे तो उस डेट पर आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। और उस डेट की वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो वहां पर करीब 500 से ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो उस वीडियोस पे आप क्लिक कीजिएगा और उस डेट पे आप चले जाइएगा स्क्रॉल करके, तो आपको वो लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला है, तो ये ताइवान के साथ भी ये फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है, और सेम फॉर्मूला हांगकांग के साथ भी है। राइट, जिसके चलते ये जो टेरिटरी है ये अपने खुद के जो अफेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं, इश्यूज वगैरह जितने भी होते हैं, ये अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमस आप कह सकते हो, ये ऑटोनॉमस क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है चाइना का, ताइवान। और ताइवान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का भी मेंबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है। राइट, और वेरियस नाम से भी हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये है, बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्लान किया है, ये प्लान टोन ही है, प्लान 2 है, ये प्लान किया है कि ये डाइवेस्ट करेंगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसका जो स्टेटस ऑटोनोमस बॉडी का है, उस स्टेटस को जो है ये डिग्रेड कर देंगी, यानी कि कम कर देंगी, और इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। और इसी चीज को लेकर काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैरान हैं, क्योंकि जब ये बॉडी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर नहीं होगी तो ये बॉडी जो ऑपरेट करती है जिस तरीके से, उस तरीके से इसका ऑपरेशन जो है वो नहीं फिर देखने को मिलेगा। यानी कि आज की डेट में डायरेक्टली ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है, बट जब इसको ऑटोनॉमस बॉडी से हटाया जाएगा, ऑटोनॉमस बॉडी का जो उसका स्टेटस जो है वो इसका डिग्रेड कर दिया जाएगा, डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, तब उस समय प्रॉब्लम ये आएगी इस बॉडी को कि ये बॉडी उतने अपने फुल पोटेंशियल से नहीं काम कर पाएगी जिस तरीके से ये आज की डेट में काम करती है। और आपको पता है इस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो ये बहुत सारी रिसर्च वगैरह हमारे सामने लेकर आती है, प्लांट स्पीसीज के बारे में, एनिमल स्पीसीज के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में, यानी कि तो ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स स्टडी जो है वो उसकी हम लोग को देखने को होती है, और कई बार इसकी रिपोर्ट्स स्टडी अपन भी लेक्चर्स के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि अब जब ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं होगी तब उस समय ये इस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से आज की डेट में ये ऑपरेट करती हुई हम लोग को नजर आती है। राइट, और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टीट्यूट की हम लोग को क्या देखने को मिलती है, तो ये एडवाइस देती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराती है। और ये जो रोल है गाइज ये तभी परफॉर्म किया जाएगा जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पार्ट होगी, और अगर ये पार्ट नहीं होगी तब ये ऐसा रोल नहीं प्ले कर पाएगी जैसा ये आज की डेट में कर पा रही है। राइट, और फर्दर बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो इसकी फंडिंग भी हर साल 25% से कम करती जाएगी।
राइट। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ टीचिंग और रिसर्च पर ही एंगेज रहेगी, यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में ये ऑपरेट करती है आने वाले समय में ये नहीं करेगी। और फाइनेंस कमीशन ने ऐसा कब डिसाइड किया इस प्रकार की चीज ये करना कि इसको जो है वो यानी कि ऑटोनोमस से इसका स्टेटस हटाना, तो ये कब डिसाइड हुआ? तो देखो, एक रिव्यू हम लोग को देखने को मिला था एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का, इसके फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने 194 ऑटोनोमस बॉडी जो कि 18 मिनिस्ट्री के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है उसका रिव्यू किया था। उनमें से 109 बॉडीज जो है यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज वो मर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक हो जाएंगी, 26 बन जाएंगी वो 109 बॉडी इसमें से, यानी कि टोटल आज की डेट में 109 बॉडीज हैं, 109 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के, इंस्टीट्यूट इस प्रकार के, ठीक है, मान के चलो। इनको जो है वो मर्ज करके मिलाकर 26 में जो है वो कर दिया जाएगा, सिर्फ 26 हम लोग को देखने को मिलेगी। और सरकार ने ये फैसला लिया कि काफी सारी जो बॉडीज हैं इनमें से टोटल 23 बॉडी ऐसी हैं जिनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, नहीं ऑटोनॉमस का दर्जा इनसे छीन लिया जाएगा। उनमें से एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब गाइस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो ये ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा छीनने को लेकर ये प्लानिंग चल रही है, तो आपको ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती हैं इनके बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हालांकि मैं इस टॉपिक को आपको ऑलरेडी 16 सितंबर 2020 को कवर करा चुका हूं, बट फिर भी अगेन ये टॉपिक न्यूज में आ गया तो एक बार रिवीजन आपका करा देता हूं फटाफट। तो ऑटोनोमस बॉडी जो है गाइस, ये ऐसी बॉडी होती है जो कि सरकार तब सेटअप करती है जब सरकार को लगता है कि सरकार के कुछ फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंटल सेटअप के बाहर जो है वो डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। यानी कि देखो, अब सरकार के जो एम्प्लॉइज, जो सरकारी एम्प्लॉइज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। बट ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर जो एम्प्लॉइज का जो रिक्रूटमेंट होता है वो आउटसाइडर्स का भी होता है, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं जो कि इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। बट ये जो बॉडी जो है वो गवर्नमेंट के कहे अनुसार, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज के आधार पर ऑपरेट करती है, काम करती है। बट डायरेक्टली कंट्रोल जो होता है वो सरकार का इन बॉडीज के ऊपर नहीं होता, यानी कि इन बॉडी को ऑटोनॉमी थोड़ी सी दे दी जाती है ऑपरेशन करने की, ऑपरेट करने की, राइट। तो ये ऑटोनोमस बॉडीज इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। इनको कुछ इंडिपेंडेंस दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि डे टू डे इंटरफेरेंस गवर्नमेंटल मशीनरीज का यहां पर नहीं होगा, यानी कि सरकारी जो अधिकारी वगैरह जो होते हैं वो इसके ऊपर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस डे टू डे नहीं करेंगे। समय समय पर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज इनको डिलीवर की जाती है, समय समय पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जिन मीटिंग्स में जो है वो देखा जाता है कि ये बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर चेक किया जाता है इन बॉडीज की कुछ चीजें समय समय पर मीटिंग्स वगैरह में, राइट। तो बट इन जनरल आप ये समझो, ऑटोनोमस बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी जो कि होती तो सरकार के कंट्रोल में है, बट इन बॉडीज को इंडिपेंडेंस दे दी जाती है कि ये अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकती हैं, राइट। ये बॉडी जो है गाइस सेटअप्स की जाती है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ही इन बॉडीज को सेटअप करती हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज आपको देखने को मिल जाएगी। इनको मिनिस्ट्री जो है वो ग्रांट इन एड के तौर पर या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली फंडिंग ऑफर करती है, पैसा लगाती है इन बॉडीज के ऊपर, राइट। तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। इसके अलावा आज की डेट में सरकार इस प्रकार के उपाय क्यों लेकर आ रही है, मेजर्स क्यों लेकर आ रही है, जिसके चलते ये ऑटोनोमस बॉडीज जो है उनको या तो बंद कर रही है या तो मर्ज कर रही है, राइट, या तो उसके स्टेटस को डिग्रेड कर रही है। तो ऐसा क्यों क्यों कर रही है सरकार? तो देखो, काफी सारी ऑटोनोमस बॉडीज में ये चीज पाई गई कि काफी सारे गवर्नेंस इशू, शासन के मुद्दे जो थे वो इन बॉडीज में थे, और जिनको रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिनकी समीक्षा की आवश्यकता है, राइट। इन बॉडीज के नेचर की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर बॉडी जो है वो संस्था के तौर पर रजिस्टर है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और कुछ सर्टेन केसेस में ये बॉडीज हम लोग को स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी देखने को मिल जाती हैं। इन बॉडीज के अंदर क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो गाइस, इस पर हालांकि पहले भी मैं आप लोग को डिटेल में कवर करा चुका हूं 16 सितंबर को, जब मैंने ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में आपको बताया था। ये जो टॉपिक जो था उस समय हमने तब पढ़ा था जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो है हमारे, उन्होंने कुछ इश्यूज जो है वो इसके अंदर से निकाले थे कि ऑटोनोमस बॉडीज में क्या क्या इश्यूज हैं, राइट। वही चीज यहाँ पर भी कुछ कुछ लिखी हुई है, तो जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा इशू है, जवाबदेही का एक इशू है। देखो, इन बॉडीज के ऊपर पैसा किनका लगाया जा रहा है? टैक्स पेयर्स का। अब सरकार इन बॉडी को जो फंडिंग प्रोवाइड करा रही है, तो ऑब्वियस बात है कि सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है ना सरकार के पास। सरकार की रेवेन्यू क्या है? टैक्सेस है। तो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं तो वो पैसा सरकार के पास जाता है। अब सरकार इन पैसों को जो है वो यहां पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में लगा रही है, बट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये तो फिर गलत बात हो गई ना, कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, तो उसके बारे में इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये एक इशू है,
राइट, और ये पॉलिसी जो होती है सरकार की वो फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो अकाउंटेबल जो होना चाहिए इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो वो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट का इशू है, भर्ती का मुद्दा है। इनका जो रिक्रूटमेंट जो होता है वो सेम नहीं होता, हर एक ऑटोनॉमस बॉडी के अलग रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, राइट। तो इसमें भी बड़े एक इशू है। तो इसके अंदर भी जो लोग आते हैं रिक्रूट होकर, तो वो अलग अलग माइंडसेट के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसमें कोई एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि कौन जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। तो ये वाली चीज भी एक बड़ी। इसके अलावा यहाँ पर नॉन अधीरेंस टू एनविसेज्ड गोल, लक्ष्य की परिकल्पना करने के लिए गैर पालन, यानी कि फिर इनके जो गोल्स वगैरह होते हैं, टारगेट्स वगैरह होते हैं, उनको फिर ये सेट नहीं करते। टारगेट है तो वो रखा रहता है टारगेट, एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है कि इनको कब तक इस टारगेट को अचीव करना है, क्या नहीं करना है। जैसी चल रही चलने दो, पैसा तो आ ही रहा है समय पर, तो ये बैठे रहते हैं। इनके एम्प्लॉइज वगैरह भी कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है। इनको गोल्स वगैरह जो है ये इनके सेटअप नहीं है कि इनको क्या करना है, राइट। तो विजन वगैरह भी इसमें हम लोग को लैक होता हुआ नजर आता है। और विजन अगर है भी तो विजन जो है उसको कब तक अचीव करना है, इसका भी कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो ये वाली भी एक चीज है। और इसमें कोई ऐसी यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर वगैरह नहीं है। कुछ तो ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है जिनको हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो ऑडिट करते हैं, बट काफी सारी ऐसी हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट, जो नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है बिजनेस में, जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ ऑडिटिंग करवाते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं। तो ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म हम लोग को ऑडिट प्रोसीजर इसमें नहीं देखने को मिलता। जो रिफॉर्म आज की डेट में सजेस्ट किए गए हैं इसके लिए वो ये है कि कानूनी ढांचा एक होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि डिफाइन करे कि इनको काम जो है वो किस तरीके से करना है, और इनकी ऑटोनॉमी जो होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, राइट। और वेरियस पॉलिसीज वगैरह जो है जो इनको फॉलो करना है, तो ये सब चीजें एक बकायदा कानूनी फ्रेमवर्क में, कानूनी ढांचे में जो है वो मेंशन होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, जो कि इनको पूरी चीज जो है वो करनी है। क्योंकि अभी ऐसा कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसकी चलते ये अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। बोलते तो है कि वो मतलब अपने डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, जो भी इनको डायरेक्शंस वगैरह दिया होता है, यानी कि जिस भी चीज की ऑटोनॉमस बॉडी होती है तो उसके लिए वो काम तो करती रहती है, बट उस काम को कब तक अचीव करना है उसके बारे में कुछ वो नहीं है, और किस डायरेक्शन में किस तरीके से काम करना है उसके बारे में भी कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं। तो ऐसा कुछ फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाए। साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि रिक्रूटमेंट की इसकी प्रोसेस है, तो जैसे एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, तो ये जो है वो मतलब सेटअप करें इस प्रकार की चीज कि जो है मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज का रिक्रूटमेंट जो है वो इन बॉडीज के थ्रू हो सके, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट हम लोग को देखने को मिल सके। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट की कुछ चीज नहीं है, तो कोई भी अब किसी को भी जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर अगर रिक्रूट नहीं भी करते हैं तो भी वो मतलब सिर्फ शो कर देते हैं कि यार हमने रिक्रूट किया है एम्प्लॉय को और इस एम्प्लॉय का इतना पैसा जा रहा है, राइट। तो इस प्रकार का करप्शन वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलता है इस ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर। इसके अलावा इनके नंबर्स को रैशनलाइज करना है। जैसे ही एक ऑटोनॉमस बॉडी का काम जो है वो कंप्लीट हो गया तो उस ऑटोनॉमस बॉडी को बंद कर दो या मर्ज कर दो। और हम लोग को सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2-3 मिनिस्ट्री है, उन 2-3 मिनिस्ट्री ने जो ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई हैं, तो उन ऑटोनॉमस बॉडी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम ही होता है, मोर और लेस। तो ऐसी अगर सिमिलर टाइप की जो ऑटोनॉमस बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस है उनको मर्ज कर दो, राइट। और जिनका अगर काम पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जिनका जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो उनको क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें। कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, इसकी जो मीटिंग्स वगैरह जो होनी चाहिए वो साथ में होनी चाहिए, इसकी मीटिंग्स वगैरह साथ में नहीं होती। और साथ ही साथ इनकी मीटिंग्स में जूनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं भेजना चाहिए, बल्कि सीनियर ऑफिशियल्स को भेजना चाहिए, जैसे कि सीनियर ऑफिशियल वहां पर जाकर पूरी चीज का सही तरीके से जो है वो ऑब्जर्व कर पाए, मॉनिटरिंग कर पाए कि ऑटोनॉमस बॉडी सही तरीके से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसके अलावा यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, जैसे कि हमारे कैग वगैरह हो गए, तो ये ऑडिटिंग करें सभी ऑटोनॉमस बॉडी की, तो एक समान होनी चाहिए, इसमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ऑटोनॉमस बॉडी के ऊपर आज की डेट में तो पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो है वो करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, कि जिससे कि हम लोग ऑटोनॉमस बॉडीज को अकाउंटेबल बना सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। तो इसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और जो मैंने भी आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, उसका एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी बताऊंगी। देखो अभी प्लानिंग चल रही है, भी हुआ नहीं है, तो इसलिए भी इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे वो ऑटोनॉमस बॉडी से रिलेटेड बनेंगे, और इन जनरल बस आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डिग्रेड करने को लेकर क्यों प्लानिंग हम लोग को देखने को मिल रही है इस प्रकार की, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। बात करें गाइस तो बताया जा रहा है कि लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय ने मतदान खर्च पर अधिकतम सीमा, सीलिंग जो होती है पोल एक्सपेंडिचर पर, यानी कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं उस इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेन वगैरह करते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं, आपने देखा होगा
कि वो वोट अपील करते हैं, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है कैंपेन करने की, तो उस प्रोसेस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक सीलिंग लगाई जाती है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है या पार्टी है वो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं अपने कैंपेनिंग के लिए, राइट। तो उस पर सीलिंग लगाई जाती है। वो सीलिंग लगाने के पीछे का मेन कारण ये होता है कि जैसे कि दो पर्टिकुलर लोग हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है उसके पास पैसा है और उस एक व्यक्ति उसके पास पैसा उतना नहीं है, राइट। अब ये व्यक्ति इसके पास भर पा रहे पैसे की, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं, जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो है वो रख सकते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े शोज वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, राइट, जिससे कि लोग उनको जाने, उनकी पॉलिसीज को पहचाने और लोग जो है फिर बाद में उनको वोट दें। तो अपनी वोटिंग अपील को बढ़ाने के लिए लोग बाग क्या कर सकते हैं, इनका ज्यादा पैसा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रमोशन कर सकते हैं अपना, क्योंकि पैसे से ही ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है, प्रमोशन वगैरह, रैलीज वगैरह जो निकाली जाती है। अब रैलीज में काफी सारे लोगों को बुलाना है, उनकी व्यवस्था करनी है, तो सभी की व्यवस्था को देखना है, तो उसमें लगता है पैसा। और इस प्रकार के कैंपेन में तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, राइट। ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट जिसके पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों तक रीच कर सकता है। अब जिसके पास कम पैसा है उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो इसीलिए ये सीलिंग लगाई जाती है कि यार मैक्सिमम इतना ही खर्च किया जाएगा एक कैंडिडेट के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एक सीलिंग लगाने का मतलब ये होता है कि कोई बिल्कुल मतलब बिना किसी लगाम के एकदम पैसे खर्च कर करके अपने आप को जीतने के ऊपर फोकस ना करें। यानी कि इसमें इस चीज को रोका जाता है कि जो रिच है वही जीतेगा, राइट। ये वाली जो थिंकिंग होती है ना कि जिसके पास पैसा है वो तो बिल्कुल प्रमोशन करके जीत सकते हैं, तो ऐसी अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में ना हो। तो इसीलिए या फिर कैंडिडेट्स के बीच में हम लोग को इलेक्शंस के समय पर ना देखने को मिले, तो इसलिए ये सीलिंग लगा दी जाती है कि मैक्सिमम कैंपेन के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट एक अमाउंट बता दिया जाता है कि इससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेंगे। तो इस सीलिंग को 10% से अभी बढ़ा दिया गया है, राइट। और ये असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के लिए किया गया है और इसमें अमेंड किया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को। और पिछली बार 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले जो है वो सीलिंग को, एक्सपेंडिचर सीलिंग को जो है वो बढ़ाया गया था, एनहांस किया गया था। और अभी ये जो किया है वो इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते काफी सारे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन किट्स वगैरह की जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, सैनिटाइज करते रहना है। अब देखो, अब पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन चल रहा है, अब कैंपेन जो चल रहा है, अब देखो पहले की तरह चीजें नहीं है एट प्रेजेंट। अब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे उसने एक शो वगैरह कंडक्ट कराया बड़ा, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड में लोगों को बैठाना है सीट्स वगैरह में, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इस ग्राउंड की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, राइट। क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी मेंटेन करनी है, तो बड़ा एरिया चाहिए होगा। अब बड़ा एरिया में ज्यादा पैसा खर्च करना, राइट। तो ये सब चीजें होती है, सभी लोग जो आ रहे हैं उनको मास्क वगैरह देना, राइट। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करना, राइट। तो इन सब चीजों में एक पॉलिटिकल पार्टी का पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चा होगा अब। तो इन चीज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने क्या सोचा कि पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी सी रिलीफ मिलनी चाहिए और आज की रेट में जो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो वो डील करेंगे उस पर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि सीलिंग का कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सीलिंग जो है, ये सीमा जो है उसको बढ़ा दिया गया, एक्सपेंडिचर सीमा को, राइट, एक्सपेंडिचर सीलिंग को। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक रैली करेंगे, मीटिंग्स वगैरह जब कंडक्ट की जाएगी तो उस समय बहुत सारा पैसा अब पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, राइट। तो उस पैसे जो है, उस एक्स्ट्रा खर्चा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए कि वो खर्चा भी जो है वो सीलिंग के अंदर ही हो, तो इसीलिए 10% से इसको बढ़ा दिया गया है, राइट। और अभी जो चेंजेस किए गए इसमें जो लिमिट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो लोकसभा इलेक्शन के लिए वो जो 70 लाख रुपए थी उसको 77 लाख कर दिया है। और जिन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के ऊपर 54 लाख सीलिंग थी वो उसको 59.4 लाख कर दिया गया है। और असेंबली इलेक्शन में 28 लाख जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो थी उसको बढ़ाकर 30.8 लाख कर दिया, यानी कि 30,80,000 कर दिया है। और 20 लाख वाली को 22 लाख जो है वो कर दिया। तो इस प्रकार से चेंजेस आए, हालांकि चेंजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट कैंडिडेट जो है गाइस इनको मैंडेटरली फाइल करना है कि इलेक्शन मतलब कमीशन के पास कि जितने भी एक्सपेंसेस वो कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं जितनी भी चीज कैंपेनिंग के दौरान, तो वो पूरे अपने खर्चे का जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा डिस्क्लोज करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये बताएंगे कि उन्होंने कितना खर्चा किया था। और ये मैंडेटरी है इस चीज की फाइलिंग करना। और इसके अलावा इनकरेक्ट अगर वो देते हैं, यानी कि अपना डेटा वो अगर इनकरेक्ट देते हैं, यानी कि उन्होंने ज्यादा खर्चा किया बट कम को बताकर देते हैं, क्योंकि आपको पता है इस इलेक्शन के समय पे ब्लैक मनी का बहुत उपयोग होता है, राइट। तो इसलिए क्या पता है इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया और इन्होंने कम गिनवाया, कम अकाउंट जो है वो दिए। और इस चीज के बारे में इलेक्शन कमीशन अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन से 3 सालों के लिए,
और सेक्शन 10A द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और डिस्क्वालीफाई के साथ साथ अगर ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट और इन सब चीजों का इलीगल मींस का अगर इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो और भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो है वो की जाएगी। इस प्रकार से सीमा लगाने की क्या आवश्यकता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताई है कि ये सुनिश्चित करती है सीलिंग कि जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट है, वो केवल इसीलिए नहीं जीत सकता है क्योंकि वो अमीर है। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, राइट। और 255th रिपोर्ट जो है गाइस लॉ कमीशन की, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इसने कहा है कि जो भी अनरेगुलेटेड या अंडर रेगुलेटेड इलेक्शन फाइनेंसिंग होती है तो उसके चलते एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बिग डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हम लोग को देखने को मिल, यानी कि इनके कारण हम लोग को देखने को मिल सकती है। देखो क्या हो सकता है, जैसे कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया। इस पैसे से उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रचार किया, लोगों तक जो है वो अपने बातें पहुंचाई और बहुत ही पैसा दिखा वेखा के प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट किया, लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, राइट। इसके बाद लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया। अब ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई सत्ता में, ये कैंडिडेट आ गया सत्ता में, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है कि पैसा जो है वो पीछे से इसने लगाया इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो ये सत्ता में आने के बाद तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो बहुत बेनिफिट देगा ना। इसकी जो कंपनी है उसको बढ़ावा देगा, अलग अलग कंट्रीज में इसकी कंपनी की ब्रांचेस वगैरह खुलवा देगा, यानी कि एमएनसीज वगैरह खुलवा देगा। जहां कहीं भी इसकी कंपनी को बेनिफिट मिलता है वहां पर ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा काफी सारे इलीगल मीन्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब पावर में आ जाएगा तो काफी सारी ऐसी चीजें, जैसे कोई जमीन है, ठीक है, अब सरकार के पास पूरा कंट्रोल होता है जमीन वगैरह, सरकार को पता लगता है कौन सी जमीन जो है वो कहां पर है, किस प्रकार की जमीन है, क्या वैल्यू है उसकी, तो अंडर वैल्यू वाली जमीन जो है वो उसको प्रोवाइड करा देना, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स की नीलामी करवा देना जो कि फेयर ना हो, राइट। बिडिंग वगैरह जो होती है ना अनफेयर तरीके से, लोग ऐसा करते हैं जब वो लोग पार्टी में आ जाए तो अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ ठेके दिलवा दिए, कुछ प्रोजेक्ट्स दिलवा दिए इस प्रकार के जो कि बेनिफिशियल हो सके उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए। इसलिए तो देखते हैं हम लोग, जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर पॉलिटिकल पार्टी में जब एंटर करते हैं, क्योंकि जनरली पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, बट उल्टा ही हो जाता है। जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी में एंटर करते हैं उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके, मतलब होती स्टार्टिंग वो करते हैं एक स्कूटर से, कि उनके पास एक स्कूटर है, और धीरे से फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाती है घर में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप खुद समझदार हैं, बहुत करप्शन होता है, बहुत इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है अंदर ही अंदर, राइट। तो ये वाली चीजें हैं जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा और क्या रिफॉर्म जो है वो करने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे के ऊपर जो है वो कैप लगा देनी चाहिए, सीलिंग लगा देनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सरकार से यह भी कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जो है वो अमेंड किया जाए। रूल 90 जो हम लोग को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का देखने को मिलता है उसको अमेंड किया जाए और इंट्रोड्यूस की जाए कि कैंपेन एक्सपेंडिचर में पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके ऊपर भी सीमा लगानी है, राइट, कैपिंग लगानी है लोकसभा और असेंबली पोल्स में इस इलेक्शन के समय पर। और सीलिंग जो होनी चाहिए वो 50% की होनी चाहिए, या फिर बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अब जो एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं मान के चलता हूं कि 10 कैंडिडेट है इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, इनमें से एक जो कैंडिडेट है, हर एक कैंडिडेट उसके ऊपर सीलिंग लगा के रखी हुई है कि वो, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 70 लाख से ज्यादा जो है वो खर्च नहीं कर सकते हैं। तो किसी कैंडिडेट ने 70 लाख खर्च किया, किसी कैंडिडेट ने जो है वो 50 खर्च किया, किसी ने 40 खर्च किया, तो इस प्रकार से सभी को जो है वो प्लस करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि टोटल जो है वो उनका कितना खर्चा हुआ है, राइट। और इसको चेक करना चाहिए किसके साथ, ये जितने भी मतलब जो कैंडिडेट्स हैं इनको, जैसे मान के चलते मैक्सिमम ये 70 लाख या 77 लाख खर्च कर सकते हैं। जैसे 10 कैंडिडेट है तो 77 इंटू 10 कर दो आप, तो टोटल जितना होना चाहिए वो टोटल जो है वो एक्सपेंडिचर पूरी और ऑल ओवर पार्टी का होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज भी होनी चाहिए कि जिससे कि पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो खर्चा करे वो एक्सेसिव में खर्चा ना कर पाए, राइट। उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के जो मतलब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट जो है उसी के आधार पर वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खर्च कर सके, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर लिमिट लगानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ओवरऑल, राइट। और ये लिमिट जो है वो इंश्योर करती है कि अनअकाउंटेड मनी जो है वो इलेक्शन में नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अकाउंट जिसके हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी, राइट। तो ये ब्लैक मनी को रोकेगा, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की लिमिट, राइट। और कंट्रोल करेगा कि मनी पावर जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज में उपयोग किया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो अलाइज वगैरह, जो फ्रेंड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि उपयोग करते हैं मनी पावर का, तो इसको रोका जा सकता है। क्योंकि मनी पावर से बहुत नुकसान होते हैं, जो एक नुकसान मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ही बताया, राइट। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा बहुत जरूरी होता है एक पर्टिकुलर इलेक्शन कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में। और ये कुंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस में देखने को मिला, हालांकि केस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है कि पैसे की आवश्यकता होती है एक इलेक्शन, यानी कि एक कोई कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है
उसको जितवाने में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। क्योंकि एक कैंडिडेट अपने कैंपेन के दौरान जो है अगर बहुत शोबाजी करेंगे, दिखाएंगे, बड़े बड़े शोज कंडक्ट करा देंगे, उस शोज में बहुत मासेस को वो रीच कर पाएंगे, तो उसके चलते ही जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपना मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं और उनकी विजिबिलिटी हो जाएगी, और विजिबिलिटी होने के कारण वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स को। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो वोटर्स को ज्यादा दिखेगा, राइट, ज्यादा बार जो इंडिविजुअल वोटर्स को बार बार दिखते रहेंगे, सामने नजर आते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वोटर्स का जो डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, राइट। फिर वोटर जो है वो उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो व्यक्ति उनके सामने बार बार नजर आ रहा है, बार बार देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार से भी इन्फ्लुएंस जो है वो किया जा सकता है वोटर की चॉइस के ऊपर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, राइट। और ये तभी देखेंगे बार बार जब ये ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा रैलीज कंडक्ट कराएंगे, ज्यादा फंक्शंस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएंगे। तो ये वाली चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी थी, राइट। तो इसीलिए पैसा कभी एक बहुत बड़ा रोल हम लोग को इलेक्शंस के दौरान देखने को मिलता है, और काफी सारी कमेटी इसी के रिगार्ड में हम लोग को देखने को मिलती है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये पूरी कमिटीज का नाम जो है वो एक बार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255th रिपोर्ट में भी काफी रिकमेंडेशन दिए। हालांकि ये रिकमेंडेशन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, ये अंडर कंसिडरेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। इस पर विचार जो है वो किया जा रहा है एट प्रेजेंट। ये जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि लिमिट लगानी चाहिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर और पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो ये लिमिट लगानी चाहिए, नहीं कैपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा डिस्क्लोजर नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट जो है उसको रखना है यहाँ पर सामने, यानी कि इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है जिसमें जो भी मतलब पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रहा है, जो फंडिंग आ रही है, प्लस वो कितना खर्चा कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो डिस्क्लोज की जानी चाहिए। इसके अलावा स्टेट जो है वो फंड करनी चाहिए, यानी कि जो स्टेट की अगर हम लोग बात करें जैसे इंडिया, ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बात हो रही है, ना गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर जो भी पैसा हमारे जो टैक्स पेयर मनी जो है तो उसको स्पेंड करना चाहिए इलेक्शन के दौरान, जिससे कि अगर वो सिर्फ टैक्स पेयर मनी अगर स्पेंड होगा तो ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशन 255th रिपोर्ट में हम लोग को लॉ कमीशन के देखने को मिले। तो आप ये रिपोर्ट का नाम जो है वो यूज कर सकते हैं कि इस 255th रिपोर्ट में ये फलाना रिकमेंडेशन जो है वो सामने आए हैं, तो इससे आपका आंसर जो होता है वो और भी क्वालिटी वाला दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको इससे रिलेटेड पूरी चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपन। एंड गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया सोच रही है, विचार कर रही है कि एलओसी में हम लोग स्मार्ट फेंसिंग लगाए। पूरी की पूरी 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है एलओसी का, वहां पर हम लोग जो नॉर्मल जो आज की डेट में फेंसिंग है उसको हटाकर स्मार्ट फेंसिंग जो है वो यहां पर बिछा दें, राइट। और इस स्मार्ट फेंसिंग में लिडार होगा, लाइट डिटेक्शन रेंजिंग सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर होंगे, कैमरास लगे होंगे। तो यानी कुल मिलाकर पूरी स्मार्ट फेंसिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये बस विचार चल रहा है, तो इसके बारे में आपको उतना ज्यादा नहीं जानना है, राइट। सिर्फ इतनी बस एक आइडिया होना चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, वो जिसका मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो ये है कि एलओसी हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को जो है वो टच करती है। यानी कि एलओसी आपको कहां पर नजर आती है इंडिया में, राइट। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ एलओसी आप लोग को दिखाई देती है, नजर आती है, ठीक है, टच करती है वो। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, तो इसमें बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत, जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है हमारे, इन्होंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है इंडिया के अंदर साइबर क्राइम्स के बारे में, और इनके ऑब्जर्वेशन में जो इन्होंने बताया है वो काफी हैरानी वाली बात है। हालांकि इतनी हैरानी वाली बात नहीं, इसके बारे में तो हमें पता ही है ऑलरेडी, कि आप जान ही रहे हो इसकी डे टू डे आप देख रहे हो कि रोज जो है वो काफी सारे लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, काफी सारे लोगों के बैंक के अकाउंट से जो है पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, लोगों का जो कंप्यूटर है वो हैक कर दिया जा रहा है, उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो निकाल लिया जा रहा है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन निकाल ली जा रही है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, राइट। इस प्रकार पैसे मांगे जा रहे हैं, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग को ऑनलाइन बहुत ज्यादा आज की रेट में देखने को मिल रही है। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये बताया कि 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान इंडिया को 2019 में हुआ है बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम। साइबर के जो खतरे हैं गाइस ये लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटीज बनने वाली हैं, राइट। और चालू हो ही है इस पे काम, 5G नेटवर्क आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब चीज, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाली और मिल ही रही है। तो इसके चलते इंडिया के ऊपर साइबर क्राइम का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और इंक्रीज होने की वजह यह है कि गाइस हमारे पास सिर्फ
कुछ ही चुनिंदा ऐसी कंपनीज है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। बाकी इस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम हम लोग को नजर आता है, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती हो, बहुत ही कम चुनिंदा कंपनीज है, राइट। और इसीलिए हम लोग को एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री फोरम जो है वो क्रिएट करना होगा साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो कि सेटअप किया जाएगा, जिसके चलते समय समय पर हम लोग जो है वो चेक कर सकें साइबर अटैक्स को, यानी कि ये फोरम जो है वो चेक कर सकें साइबर अटैक्स को। तो ये चीज इन्होंने बताई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या अभी तक जो है वो स्टेप्स लिए हैं साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। तो पहला है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये लॉन्च किया गया था कि जिसके चलते कोई भी इंडिविजुअल वो कंप्लेन कर सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, रेप, गैंग रेप, इमेजिनरीज या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कंटेंट को ये कंप्लेन कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं इस पोर्टल में, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। इसके अलावा एक स्कीम स्टैब्लिश की गई, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि हैंडल करेगी ऐसे इश्यूज को जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को स्टैब्लिश किया। ये बेसिकली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है साइबर क्राइम की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी, उसको प्रोटेक्ट किया जाए इस तरीके से जिसके चलते उसके ऊपर कोई भी साइबर अटैक ना हो। तो ऐसा जो बॉडी है, यानी कि ऐसा जो सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो कि इस प्रकार के जो मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, राइट। इसके अलावा सभी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट अपने जितने भी हैं वो रिपोर्ट कराएं CERT इंडिया के अंदर, राइट। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये लॉन्च किया गया है, जो कि मलासियस प्रोग्राम, यानी कि जो वायरस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं इस प्रकार के, तो उनको डिटेक्ट करता है। और ये मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट करता है जिसके चलते इस प्रकार के जो मलाशियस जो चीजें होती हैं जैसे वायरस वगैरह जो होते हैं उसको रिमूव किया जा सके, यानी कि एंटीवायरस वगैरह ये क्रिएट करता है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है उसको तैयार किया गया, जो कि साइबर अटैक्स जो है या साइबर टेररिज्म जो है उसको काउंटर कर सके, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सरकार के द्वारा ली गई हैं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस को भी लोगों के बीच में प्रोवाइड कराने से रिलेटेड। और अभी जो है वो आज की डेट में क्या करना चाहिए, तो रेगुलरली हम लोग को अलर्ट्स और एडवाइजरी इशू करते रहनी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए समय समय पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में, राइट। उनको बताते रहना चाहिए कि अगर उनसे कोई बोले कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल मत डाउनलोड करना, राइट। क्योंकि एक बार आपने डाउनलोड करी तो गया, अकाउंट हैक हो गया। या फिर अगर आपके पास ईमेल पर आ रहा है या आपके पास SMS पे आ रहा है कि आप जो है वो 2 करोड़ रुपए जीत गए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपने 2 करोड़ रुपए लेने के लिए, तो उस लिंक पर क्लिक मत करना, क्योंकि लिंक पे क्लिक करोगे, आजकल इतनी खतरनाक लिंक्स आ गई हैं, आप सिर्फ एक क्लिक करोगे उस पर और एक क्लिक में गए, जैसी वो लिंक आपकी डिवाइस में ओपन हुई आपका डिवाइस हैक हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी ऐसी अगर लिंक आ रही है उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस उस लिंक को आप पूरी तरह से पढ़ ना लो कि प्रॉपर वो फॉर्मेट में है कि नहीं है। क्योंकि ऐसी जो लिंक्स होती हैं गाइस, आप जनरली देखोगे तो ये HTTPS इसमें हम लोग को नजर नहीं आता है, देखने को नहीं मिलता है, और ऐसी लिंक आप देखकर ही समझ जाओगे कि उसमें कुछ घोटाला है, कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए ईमेल्स पर कुछ भी आ रहे हैं आपके, या फिर मोबाइल पर कोई SMS कर रहा है, अनटिल अनलेस आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हो, श्योर नहीं हो कि सामने वाला जो आपको ईमेल कर रहा है वो आपका परिचित है, या फिर मतलब आप उसको जानते नहीं हो कि अगर वो ऑथेंटिक पर्सन अगर नहीं है, तो उनके कोई भी किसी भी ईमेल पर क्लिक मत करना, उनके किसी मतलब वेबसाइट पर क्लिक मत करना या लिंक पर क्लिक मत करना, नहीं तो फिर अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा सब, तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसी मतलब एडवाइजरीज वगैरह जो है वो समय समय पर रेगुलरली इशू करते रहना चाहिए सरकार को। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल वगैरह को, प्रोसिक्यूटर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, साथ ही साथ मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अरेंजमेंट्स करनी चाहिए, राइट। इसके अलावा इंप्रूव करना चाहिए साइबर फोरेंसिक फैसिलिटीज को, स्पीड अप करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह को। तो ये कुछ चीज है जो कि आने वाले समय में की जानी चाहिए साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए। और याद रखना, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होते। क्योंकि देखो, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंट करने को लेकर, डिटेक्ट करने को लेकर, इन्वेस्टिगेट करने को लेकर और क्राइम्स के प्रोसिक्यूशन को लेकर, राइट, अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरीज के थ्रू। तो याद रखना, साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का जो मेन जो अधिकार है या फिर मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरी की। तो इसके बारे में आप लोग को एक पता होना चाहिए। और ये क्यों है? क्योंकि
ये पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और आज ये जो था अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। एंड आज का आपका जो होमवर्क है जिसको आपको करना है वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लिख लो आप कहीं पे, एनजीटी आप पढ़िए, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड मेंस का जो आपका होमवर्क है वो ये सेकंड पार्ट, इसका अपन कार्ड देते हैं, ये सेकंड पार्ट कार्ड दिया। अब आपको लिखना है कि महिलाओं का परिवार में शोषण रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम है और इनको आप डिस्क्राइब कीजिए, राइट। व्हाट आर द वेरियस एक्ट पास्ड टू चेक वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन इन फैमिली, ठीक है। तो आप बताइएगा कौन से हमारी कंट्री में इस प्रकार के कानून है, उनको सर्च आउट कीजिए और 150 वर्ड में इसका आप अच्छा आंसर लिखिए। एंड ये भी मेंशन कर दिएगा इसका सेकंड पार्ट में, एक और बता देता हूं कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, कि फैमिली के अंदर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो इससे रिलेटेड 150 वर्ड में एक अच्छा आंसर लिखिए और अपने आंसर को आप पोस्ट कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो आप सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, आपको टेलीग्राम का अपना एक चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो नीचे जहां पर अपन टाइप करते हैं ना, वहां पर डिस्कशन लिखा होगा एक, जहां पर टाइप किया जाता है अपने द्वारा, क्योंकि टाइप करने वाली फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं, बट यहां पर नीचे जैसे आप जाएंगे ना तो यहां पर आपको डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। आप डिस्कशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। ये जो ग्रुप है गाइज, ये ग्रुप के अंदर बहुत सारे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, यानी कि आईएएस एस्पिरेंट्स हैं। तो आप जाइए वहां पर आंसर अपना पोस्ट कीजिए, आपके आंसर को काफी सारे स्टूडेंट्स है वो रिव्यू करेंगे, आप दूसरे स्टूडेंट्स का आंसर रिव्यू कीजिए। एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है जिसमें कि आप दूसरे का आंसर जब पढ़ते हैं तो आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप अपने आंसर्स के लिए इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। और दूसरे के आप आंसर को देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ सामने वाले ने कितना अच्छा लिखा है कितना नहीं, तो आप उनको सजेशन भी दे सकते हैं कि आप इस प्रकार से अपने आंसर को लिखें। तो एक अच्छी हेल्दी ग्रुप स्टडी होती है और इस प्रकार की हेल्दी स्टडी जो है वो यहाँ पर इस ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां पर आइए और सीरियस एस्पिरेंट्स ही आइएगा जो सीरियसली इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर और कुछ फर्दर चैट्स वगैरह नहीं होती है, सिर्फ काम की बातें होती है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है वहां पर स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। तो इस प्रकार की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है ग्रुप। और बाकी मंथली पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में पता लग ही गया है कि आपको कैसे ये पेड पैकेज में एनरोलमेंट मिलेगा। और दूसरी बात जो है गाइस, अगर आपको जैन टू जुलाई तक की पीडीएफ चाहिए, मैगजीन चाहिए 7 महीने की, तो इस मैगजीन की कॉस्ट सिर्फ 300 रुपीज है, टोटल 7 महीने की मैगजीन की कॉस्ट। तो इससे रिलेटेड आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, एक वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक पे आप जाइए और लिंक पर आपको पूरी मैगजीन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो आप मैगजीन को जो है वो कैसे लेना है आपको, तो उसके बारे में वहां पर आपको मिल जाएगा। अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।